नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। देखिए हम लोग इन्वायरमेंट लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं। इन्वायरमेंट में मुझे लग रहा है मेरी 9 से 10 क्लासें हो चुकी हैं और जो इकोसिस्टम के प्रकार थे, पारितंत्र के प्रकार थे, वो पोर्शन हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम जो पढ़ेंगे वो प्रकार पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में क्या है, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स में अगर देखा जाए तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। और कहाँ से बनते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। फंक्शंस ऑफ इको सिस्टम्स, ठीक, पारितंत्र के प्रकार। अब प्रकार में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इसी में क्या कहते हैं आपका पिरामिड आएगा, इसी में पिरामिड आएगा और इसी में सारी चीज़ें जो जैविक क्रियाएं होती हैं पारिस्थितिक उत्पादकता को प्रभावित करने वाले, जैसे सहजीविता, सहभोजिता, परिजीविता, ये सारे क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको बेसिकली अच्छे से हैंडल करना, बस समझना, इसमें और कुछ है नहीं। और कोशिश करेंगे सिर्फ आपको समझाने का कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाएँ तो जो आपके इस टॉपिक से 2-3 प्रश्न बनेंगे वो कोशिश करना कि गलत ना हो। और जो क्वेश्चन बनेंगे संभवतः क्या कहते हैं, फैक्चुअल के साथ साथ कंसेप्चुअल की संख्या मात्रा ज़्यादा होगी। जैसे जो भी मैंने बताया कि जो जैवभार पिरामिड होता है ना, ये पिरामिड होता है, पारिस्थितिकी पिरामिड होता है ना, इकोसिस्टम्स पिरामिड होते हैं, ये क्या कहते हैं, इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो आजकल कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं। पूछ लेगा कि बायोमास का पिरामिड सदैव उल्टा होता है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव उल्टा होता है, इस तरह का पूछता है तो अभी वो क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें आपकी। और फिर क्या कहते हैं, बायोमास में भी कहाँ उल्टा होता है, कहाँ सीधा होता है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, अगर ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है तो किस नियम के अनुसार काम करता है, ये सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। तो पहले इसको समझो। हमने पहले ही बता चुका था कि जो पारितंत्र होता है या पारितंत्र का प्रकार होता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संकल्पना है। मैंने बताया ना, बृहद संकल्पना है। और उसी संकल्पना को उठा के हमने आपको क्या क्या नहीं बता दिया। जलीय पारितंत्र को अलग से बताया, स्थलीय पारितंत्र को अलग बताया, आपको मरुस्थल, वन, घास, मैंग्रोव और आर्द्रभूमि, कोरल रीफ, मैंने सारी चीज़ें आपको बताया, ठीक है। तो अपने आप में वास्तव में जो 50% क्या कहते हैं इकोलॉजी का पोर्शन था, एनवायरनमेंट इकोलॉजी का, वो जाके यहीं पे समाप्त हो जाता है। फिर जो पढ़ोगे आप 50% पढ़ोगे। तो पहले जैसे इसको समझना हो तो कह सकते हो कि यह अपने आप में एक बृहद संकल्पना है और इसकी अपनी एक कार्यप्रणाली है, इसका अपना एक सिस्टम्स है जिसके अनुसार ये काम करता रहता है। और इसको काम करने में जो है क्या कहते हैं, ऊर्जा पदार्थ का निवेश होता रहता है। और ऊर्जा पदार्थ का निवेश क्यों होता है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा स्तर को बनाए रखने के लिए पारितंत्र सुचारू रूप से चले, इसलिए ऊर्जा और पदार्थों का इसमें निवेश होता रहता है। क्यों होता रहता है आपको बताया हमने, आंतरिक ऊर्जा स्तर बनाए रखने के लिए, ताकि पारितंत्र सुचारू रूप से चल सके, इसलिए क्या कहते हैं इसका अपना एक ऊर्जा पदार्थ का निवेश होता रहता है। और अगर देखा जाए तो ऊर्जा का स्रोत क्या है, मैंने आपको ये भी बताया कि ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है। मैक्सिमम ऊर्जा की प्राप्ति पारितंत्र को सूर्य से होती है। बाकी थोड़ी मोड़ी ऊर्जा जैसे भूतापी हो गई, क्या कहते हैं और भी सारी चीज़ें हो गई, उसका विकिरण हो गया, इनसे मिलता है। तो ये भी कह सकते हो कि जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा ही जैवभार, ऊर्जा ही क्या कहते हैं जैवभार पारितंत्र में पदार्थों के चक्रण, पदार्थों के संचरण और पुनर्चक्रण में क्या होता है, सहायक होता है। तो लिख सकते हो ऊर्जा ही जैवभार पारितंत्र के पदार्थों, नोट कर लो, ऊर्जा ही जैवभार, ठीक, पारितंत्र के प्रकारों या पारितंत्र के पदार्थों के चक्रण, पदार्थों के संचरण, पारितंत्र के पदार्थों के देखना चक्रण, ठीक है, और संचरण, चक्रण संचरण के साथ साथ पुनर्चक्रण में सहायक होता है। क्या सहायक होता है, ऊर्जा सहायक होता है चक्रण, संचरण और क्या कहते हैं पुनर्चक्रण में, किसके, पारितंत्र के। और इसकी अपनी एक परिभाषा है, इसी को क्या कहते हैं, जैवभू संरचना कहते हैं, जैवभू संरचना कहते हैं। ये भी आप याद रख लेना, अगर जैवभू संरचना का आपसे परिभाषा पूछ रहा है तो इसी को वो बता सकते हो आप, ऊर्जा ही जैवभार पारितंत्र के पदार्थों के चक्रण, पदार्थों के संचरण और पदार्थों के पुनर्चक्रण में सहायक होता है, इसीलिए इसको जैवभू संरचना कहते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल के द्वारा अगर आपको समझना है तो जैसे समझ सकते हो, जैसे कि ये हरे पेड़ पौधे हो गए, ठीक, हरे पेड़ पौधे हो गए, ये फोटोसिंथेसिस द्वारा, मतलब प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं, रासायनिक
प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है, हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो परिवर्तित जब करते हैं तो क्या होता है, इसका एक बड़ा हिस्सा श्वसन में खर्च हो जाता है, श्वसन में खर्च हो जाता है और बाकी जो हिस्सा बचता है वो पौधे के बायोमास के रूप में एकत्रित हो जाता है। तो कह सकते हो कि मतलब ऊर्जा का जब एक बार उपयोग हो जाता है तो वह पुनः उपयोग के लिए सुलभ नहीं हो पाती। मतलब ऊर्जा का स्थानांतरण एक चक्र से दूसरे चक्र में होता चला जाता है और दोबारा यूज करने के लिए सुलभ नहीं हो पाती। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स है इसको समझने के लिए ऐसे आप जान सकते हो। जैसे अब इसके आगे बढ़ोगे तो थोड़ा पारिस्थितिक उत्पादकता को समझनी पड़ेगी, इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी को समझनी पड़ेगी, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। और इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी को समझने के लिए देखिए, इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी को समझने के लिए पिछली क्लास में जाना पड़ेगा कि पिछली क्लास में हमने इसके लिए आपको क्या बताया था कि ये इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी है क्या और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, और क्या आप इसको पहले पढ़ चुके हो कि नहीं, समझिए पहले। जैसे किसी क्षेत्र में स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक, ठीक है, या कह सकते हो किसी क्षेत्र में स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक मतलब हरे पेड़ पौधे द्वारा, साफ सी परिभाषा है। किसी क्षेत्र में हरे पेड़ पौधे द्वारा, अब इसी को टफ लैंग्वेज में लिख सकते हो कि किसी क्षेत्र में हरे पेड़ पौधे द्वारा, इसी को टफ में कर सकती हो कि किसी क्षेत्र में स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक द्वारा प्रति इकाई सतह में प्रति इकाई समय के सकल संचित ऊर्जा की मात्रा को पारिस्थितिकी उत्पादकता बोलते हैं। ठीक है, समझो एक बार, किसी क्षेत्र में हरे पेड़ पौधे द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो आपकी क्या होती है, पारिस्थितिकी उत्पादकता होती है। ठीक, ये चीज आपने समझा। अब ये जो पारिस्थितिकी उत्पादकता होती है इसको भी प्रभावित करने वाले कई तरह के कारक हैं। जैसे आप क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट में पढ़ते थे, पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक थे, इकोसिस्टम को प्रभावित करने वाले कारक थे, वैसे इस इको प्रोडक्टिविटी को भी प्रभावित करने वाले कारक हैं। और वो कारक भौतिक भी हैं, रासायनिक भी हैं, जैविक भी हैं। ठीक हो, देखो वो कारक भौतिक भी हैं, रासायनिक भी हैं और क्या हैं आपके, जैविक भी हैं। जो भौतिक कारक हैं वो आप जानते हो, तापमान है, जल है, ठीक है, गहराई है, जलवायु है, ठीक है, तापमान है, जल, गहराई, ये सब है। और जो रासायनिक कारक है, रासायनिक कारक का मतलब होता है पोषक तत्वों की आपूर्ति। इनको इससे जो पोषक तत्व मिल रहे हैं वो पोषक तत्वों की आपूर्ति, इसके क्या कहते हैं, रासायनिक कारक हो गए। लेकिन जो जैविक कारक हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैविक कारक इंपॉर्टेंट क्यों है कि जैविक कारक में क्या होता है कि जो क्रिया होती है उनके बीच, दो जीवों के बीच में जो क्रिया होती है, दो जीव जो परस्पर मिलकर क्रिया करते हैं, उस क्रिया में एक सहभोजिता, प्रतिस्पर्धा, परिजीविता, तटस्थता, ये एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, सहजीविता, ठीक, और देखो इसका इंग्लिश लिख लेना इंपॉर्टेंट है। सहजीविता की इंग्लिश म्यूचुअलिज्म होता है। ठीक है, म्यूचुअलिज्म, या भी पढ़ाएंगे लिखाएंगे इसके बारे में तो बता देंगे। ठीक है, इसके बाद परिजीविता, प्रतिस्पर्धा, ठीक है, प्रतिस्पर्धा, परिजीविता, ठीक है, और फिर क्या होता है, और तटस्थता होता है। अब इसको समझने के लिए इस तरह जानिए, इसी जैविक उत्पादकता, जो इसके पारिस्थितिकी उत्पादकता के जो जैविक कारक हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। आपको एक एक को ले लीजिए, समझने का प्रयास करिए। जैसे कि जो ये सहभोजिता है जिसको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। ठीक, म्यूचुअलिज्म, इसका मतलब क्या होता है, दो चीज़ें याद रखिए, प्लस प्लस, मतलब प्लस प्लस, मतलब क्या हुआ इसका कि दोनों जीव लाभान्वित होते हैं। दो जीव की बात किया हमने कि दोनों जीव एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, ये भी लाभान्वित होगा, ये भी लाभान्वित होगा। जैसे पहले पे रख लो आप लाइकेन को और दूसरे पे रख लो कवक को। ठीक,
अब लाइकेन क्या करता है, कवक, लाइकेन जो है कवक को सुरक्षा देता है और कवक लाइकेन को भोजन देता है। लाइकेन कवक को सुरक्षा देता है और ये इसको क्या देता है, भोजन देता है। तो ये सहभोजिता का एग्जाम्पल हो गया कि मतलब दोनों सहभोजी प्रकार के जीव हैं और एक दूसरे से इनको लाभ मिल रहा है, समझ गए। लेकिन अगर आगे इसके स्पर्धा की बात करोगे तो क्या होगा, कंपटीशन जिसको बोलते हैं, प्रतिस्पर्धा जिसको बोलते हैं, स्पर्धा। स्पर्धा का मतलब निगेटिव, निगेटिव, ठीक, मतलब माइनस माइनस का मतलब दोनों प्रभावित होते हैं, एक दूसरे के से किसी को कोई लाभ नहीं मिलता है, इसको बोलते हैं कंपटीशन, ठीक है। जैसे अगर चूहा, क्या कहते हैं, अगर चूहे की कमी हो जाती है, ठीक, अगर चूहे की कमी हो गई तो दो जीव का मतलब बिल्ली को भी नुकसान होगा, और एक तो चूहे की कमी हो रही है, दूसरा बिल्ली के साथ साथ किसको नुकसान होगा, सांप को भी नुकसान होगा। आप समझे, दोनों जीव प्रभावित होंगे, एक तो चूहे की कमी भी हो रही है, ऊपर से चूहे की कमी के साथ साथ बिल्ली क्या कहते हैं भी प्रभावित हो रही है, और क्या कहते हैं इसके साथ साथ सांप को भी क्या कहते हैं प्रभावित होना पड़ रहा है, ठीक। अब आगे जाओ परजीविता में, मार्कर में इंक कम है, देखो परजीविता में क्या होता है, यहीं पे देख लो, पैराटिसिज्म इसको बोलते हैं, परजीविता को पैराटिसिज्म, ठीक। परजीविता, परजीविता का मतलब परजीवी से संबंधित है, पैरासिटिज्म लिख लेना, जैसे कि प्लस माइनस, ठीक, क्रम से पढ़ना, पहले प्लस प्लस, माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस। अब इसका आशय समझ में आ गया होगा कि मतलब एक को लो तो लाभ मिलता है लेकिन दूसरे को कोई लाभ नहीं मिलता है। जैसे कि किसी वृक्ष पे अगर अमरबेल चढ़ जाए, अमरबेल अगर इस पे चढ़ जाए तो ये पेड़ बौना हो जाएगा, लेकिन अमरबेल तो बढ़ता चला जाएगा ना, उसको रहने के लिए सहारा मिल गया। तो ये हो गया आपके परजीविता का एग्जाम्पल। और जो आपका न्यूट्रलिज्म होता है, तटस्थता होता है, उसका मतलब कोई जीव एक दूसरे से प्रभावित, किसी को कोई असर नहीं पड़ता, मतलब जीरो होते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पारिस्थितिकी उत्पादकता का जो प्रभावित करने वाले कारक थे उसके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया, ठीक है। अब आगे जैसे दो वर्ड्स आते हैं आपके सामने, एग्जाम में बार बार पूछ लेता है कि फला चीज़ को, ये एग्जाम्पल्स हैं सारे, क्या कहते हैं एग्जाम्पल के साथ साथ सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं। दो चीज़ें आपसे पूछता है, एक पूछता है जैव संचयन और दूसरा पूछता है जैव आवर्धन। इन दोनों को देख लेना है, जैव संचयन और दूसरा जैव आवर्धन। इनकी अंग्रेजी बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है, बायो एक्यूमुलेशन होता है और इसका होता है बायो मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन। इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है, दोनों को एक एक लाइन में समझने का प्रयास करो। जैसे क्या कहते हैं कि इसका मतलब होता है कैसे प्रदूषक खाद्य श्रृंखला के भीतर जाते हैं, वो होता है जैव संचयन। मतलब जैसे मछली हो गई तो मछली में धीरे धीरे प्रदूषक कैसे जाते हैं खाद्य श्रृंखला में, ये जैव संचयन हो गया। लेकिन बायो मैग्निफिकेशन का मतलब हो गया प्रदूषक जैसे जैसे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाएंगे, देखना समझना, प्रदूषण जैसे जैसे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाएंगे वैसे वैसे उनका सांद्रण बढ़ता चला जाएगा। मतलब सांद्रण जो है बढ़ता चला जाएगा, यहाँ होगा कम तो यहाँ सांद्रण कम होगा, जैसे दूसरे में जाएंगे इनका सांद्रण जस्ट बढ़ता चला जाएगा। मतलब एक से दूसरे कड़ी में भी इनका सांद्रण बढ़ता जाएगा। ये आपका क्या हो गया, बायो मैग्निफिकेशन हो गया, ठीक। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से देख लेना, और ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में पूछे जा रहे हैं पीसीएस के। अब आगे आगे क्या कहते हैं, जो आपका पारिस्थितिकी पिरामिड है आप उसको देख लीजिए, ठीक है। पारिस्थितिकी पिरामिड ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। देखो इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या करता है, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या करता है, ये क्या कहते हैं, देखो समझना इसको, ये क्या कहते हैं, ये किसी पिरामिड का आकार होता है। आकार का मतलब कि इसका आकार कैसा है, पारिस्थितिकी पिरामिड का मतलब आकार पिरामिड का होता है, कैसा होता है। जैसे कि क्या कहते हैं, कोई पिरामिड हो गया, कहाँ पे उल्टा होता है, कहाँ पे सीधा होता है, और ये दर्शाता किस चीज़ को है। दर्शाते का मतलब जिसे कह सकते हो कि पिरामिड का मतलब होता है कि क्रमिक उच्च पोषण स्तर में प्रजातियों की संख्या, ठीक, ध्यान देना, दो चीज़ें हैं, एक जो आपका क्रमिक उच्च पोषण स्तर है, यहाँ पे आपका क्या देखा जा रहा है, प्रजातियों की संख्या, ठीक, और किससे तुलना की जा रही है, तथा सकल बायोमास तथा ऊर्जा प्राप्त की सुलभता, ठीक, सकल बायोमास
तथा ऊर्जा प्राप्ति की सुलभता। क्या एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर जाने में प्रजातियों की संख्या बढ़ रही है? क्या एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पे प्रजातियों की संख्या घट रही है? और घट रही है तो कहाँ घट रही है, और बढ़ रही है तो कहाँ बढ़ रही है? इसी को क्या कहते हैं, पिरामिड से दर्शाते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड से दर्शाने का प्रयास करते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन की आपकी दुविधा हम दूर कर देते हैं, जो इसका प्रकार होता है, ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है, 3 प्रकार का होता है। तीनों प्रकार में ही एक क्वेश्चन बनता है, किसका उल्टा होता है और किसका सीधा होता है, ठीक। तीनों प्रकार में क्या है, पहला संख्या पिरामिड, दूसरा बायोमास, तीसरा ऊर्जा। संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड तथा ऊर्जा पिरामिड। देखो ये दोनों पिरामिड सीधा और उल्टा होते हैं। बायोमास भी सीधा और उल्टा होता है, लेकिन ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, ठीक। अपने मन से दुविधा निकाल दो, सिर्फ ऊर्जा का याद रखो सीधा होता है, बाकी सबका उल्टा सीधा होता है। और कहाँ कहाँ होता है मैं ये आपको बताऊंगा। जैसे कि संख्या पिरामिड में अगर आप सीधे को लेते हैं या उल्टे को लेते हैं तो इसको किस तरह दर्शाएंगे, क्या होता है इसका एग्जाम्पल। जैसे संख्या पिरामिड में क्या हो गया कि जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ेगा, जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ेगा, जीवों की संख्या में कमी आएगी। कैसे पता चलेगा कि अगर पोषण स्तर बढ़ेगा जीवों की संख्या में कमी आएगी? अगर पोषण स्तर बढ़ता और जीवों की संख्या भी बढ़ती तो कुछ पिरामिड इस तरह का होता, ठीक है। या पोषण स्तर बढ़ रहा है और जीवों की संख्या में क्या कहते हैं, कमी आ रही है, ये इसका सीधे का पिरामिड हो गया। मतलब कि उसकी आकृति, मतलब उसका आकार चौड़ा हो जाएगा और शीर्ष नुकीला हो जाएगा, जैसे तालाब और घास का मैदान, ठीक। ये एग्जाम्पल हो गया आपका। अगर पूछता है कि घास के मैदान में कौन सा पिरामिड होता है और तालाब में कौन सा पिरामिड होता है, तो संख्या पिरामिड होता है। संख्या पिरामिड का कौन सा पिरामिड, सीधा पिरामिड होता है। लेकिन प्रत्येक पोषण स्तर पर अगर संख्या में वृद्धि होती जाती है प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की संख्या में भी वृद्धि होती जाती है, तो ये आपका संख्या पिरामिड उल्टा होगा। उल्टा का मतलब एग्जाम्पल लो, जैसे आप वन में चले जाओ, ठीक है, वो आप वन में चले जाओ, जब पेड़ बढ़ने लगेगा तो उस पर पक्षियाँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत पक्षियाँ आके बैठने लगेंगे। छोटा रहेगा तो कम पक्षियाँ बैठेंगी, बड़ा होगा तो बढ़ने, मतलब पोषण स्तर इसका बढ़ा और जीवों की क्या कहते हैं, इस पर बसावट अधिक होने लगी, ठीक है। ये हो गया आपका क्या कहते हैं, संख्या पिरामिड का उल्टा पिरामिड। अब बायोमास पिरामिड, बायोमास पिरामिड का पहले बायोमास का प्रयोग कहाँ होता है ये समझना। बायोमास का प्रयोग का मतलब होता है पारितंत्र में खाद्य तथा खाद्य जाल में सभी पोषण स्तरों पर भंडारित समस्त जीवों का सकल भार, समझ गए। मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल, दोनों चीज़ों को समझना। खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में सभी पोषण स्तरों पर भंडारित समस्त जीवों के सकल भार को प्रदर्शित करता है आपका बायोमास। जैसे 2 चीज़ें होती हैं, स्थल और जल, ठीक है। स्थल पर ये सदैव सीधा होता है, याद रखना, और जल पर सदैव क्या होता है, बायोमास पिरामिड उल्टा होता है। सीधा यूपीएससी का क्वेश्चन बनता है, बायोमास पिरामिड स्थल पर सीधा होता है और जल पर उल्टा होता है, या जल पर उल्टा देके घुमा देगा, स्थल पर सीधा होता है, तो आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा, तो इस तरह से हो जाएगा। और जो ऊर्जा का पिरामिड होता है, याद रखना, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, मतलब पोषण स्तरों की जो कार्मिक भूमिका को मापते हैं इससे, पोषण स्तरों की जो कार्यात्मक भूमिका होती है उसको मापते हैं ऊर्जा पिरामिड से, और ये सबसे अच्छा होता है उसको मापने के लिए। इसलिए कहते हैं ना कि ये ऊष्मा गतिकी के नियम का पालन करता है। पिछली बार तो पूछ लिया था क्या गुरुत्वाकर्षण के नियम का पालन करता है, तो इस तरह की चीज़ें हैं, याद रखना, ऊष्मा गतिकी के नियम का पालन करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जहाँ पे आपके हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे कंटिन्यू क्या कहते हैं पढ़ने के लिए जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।